नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं मोनालिसा। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ये एक ऐसा माध्यम है जिसमें सीधे बातचीत होती है आपसे, यानी कि आप हमें फोन करते हैं और खेती किसानी से जुड़ी किसी खास विषय पर हम आज कार्यक्रम में बात करते हैं। उससे जुड़े आपके सवाल आते हैं और हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद मेहमानों के जरिए उसके जवाब निकल कर आते हैं। तो सबसे पहले आज के कार्यक्रम का विषय हम आपको बता दें, जिस विषय पर आपको हमें कॉल करना है। हमारा आज का विषय है किसानों को ऋण सुविधाएं और फसल बीमा। जी हाँ, तो ऋण सुविधाओं और फसल बीमा के बारे में आज आप हमें कॉल कर सकते हैं और इस बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर आपको बता दूं, जिस नंबर पर आपको हमें कॉल करना है, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। टोल फ्री नंबर है, यानी कि मुफ्त नंबर है। मुफ्त में इस नंबर पर कॉल करें और जो भी इससे जुड़े सवाल आपके मन में उठ रहे हों उसका जवाब आपको इस कार्यक्रम में मिलेगा। जवाब मिलेगा बेहद ही खास मेहमानों से। तो मेहमानों का तारुफ हम आपसे करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजीव चौधरी जी, जो कि महाप्रबंधक है AIC ऑफ इंडिया से, और इसके साथ ही असित कुमार महंती जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि नाबार्ड के महाप्रबंधक है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो आज का हमारा विषय बेहद ही महत्वपूर्ण है। फसल बीमा और ऋण सुविधाओं के बारे में हम बात करते हैं। दरअसल किसान जब खेती किसानी करता है तो उसमें उसको अपना बहुत कुछ झोंक देना पड़ता है, चाहे बात श्रम की करे, चाहे बात आर्थिक रूप की या फिर भावनात्मक रूप से भी अगर करे, तो बहुत कुछ एक किसान का उस खेती किसानी में लग जाता है। लेकिन अगर प्राकृतिक या फिर अप्राकृतिक कोई भी कारण ऐसे चले आए जिससे फसल नष्ट हो जाए, तो ऐसे में किसानों का बड़ा नुकसान हो जाता है, क्योंकि उसका जीवन, उसकी खुशियां उसके पास मौजूद उस जमीन और उस पर उगाए जाने वाले फसल पर निर्भर करता है। तो ऐसे में किसान कई बार टूट जाता है। हम बेहद ही दर्दनाक खबरें उस दौरान सुनते हैं, किसान आत्महत्याएं कर लेते हैं या फिर सदमे में चले जाते हैं। तो क्या कुछ ऐसा उपाय है कि अगर इस तरह का नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई हो सके? तो इस पर हम आज बात करेंगे। तो ये बीमा एक ऐसा उपाय है जो कि एक हथियार होगा किसानों के पास। इसके साथ ही बात होगी कृषि ऋण की भी, यानी कि जब किसानी शुरू कर रहे हैं, खेतीबाड़ी शुरू कर रहे हैं, तो उसमें कई संसाधनों की आवश्यकता होती है और उन संसाधनों के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में ये धन कहाँ से उपलब्ध करें अगर नहीं है तो? इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे, यानी कि उन सुविधाओं और तरीकों के बारे में बात करेंगे जिससे खेती किसानी में और उत्पादकता बढ़ाने में किसानों को लाभ मिले। तो आइए चर्चा को शुरू करते हैं। महंती जी, सबसे पहले मैं आपसे ही पूछना चाहूँगी कृषि ऋण के बारे में। चूँकि खरीफ का ये वक्त आ चुका है और ये खरीफ की फसलें बोने का वक्त है, तो फसली ऋण के बारे में भी हमें कुछ बताएं कि किसान अगर संसाधन की कमी है और उसे ऋण की आवश्यकता है तो किस तरह से ये ऋण उन्हें मददगार साबित होते हैं। किसान को अगर धन का आवश्यकता है तो किसान कोई भी बैंक को जाके एक आवेदन पत्र होता है, उसको भर के वही ब्रांच, जो बैंक का ब्रांच शाखा होता है, उसी में देना पड़ता है। अगर किसान कोई समवाय समिति को जाके वहाँ से ऋण लेना चाहता है तो वहाँ पे जो एक क्रेडिट लिमिट स्टेटमेंट बनता है वो समिति का माध्यम से वही उसी में जाके उनका अंगूठा लगाना है या दस्तखत करना है। तो उनका कितना ज़मीन है, क्या उसमें किस तरह का वो क्रॉप या खेती करना चाहते हैं, उसको दर्शाया जाता है। उसी के आधार पर उनको बैंक शाखा या समवाय समिति से और ऋण का मंजूरी किया जाता है। जी, ऐसे में हमें ये बताएं कि क्या कुछ खास किस्मों के ही फसलें ऐसी हैं जिनकी खेती अगर करेंगे तो फिर ऋण मिलेगा, या कोई भी किसी भी तरह की फसल वो उगा सकते हैं और ऋण प्राप्त कर सकते हैं? किसी भी तरह का जो फसल किसान करते हैं, सभी फसलों के लिए ऋण का सुविधा है। और ये जो फसल करते हैं, हर तरह का फसल के लिए कितना ऋण मंजूर किया जाएगा, उसके लिए एक जिला स्तर में एक कमिटी होता है। अच्छा। जो कमिटी में जो जिला प्रशासन, जिला का जो कृषि अधिकारी हैं और बैंक का जो शाखा परिचालक रहते हैं, नाबार्ड का जो प्रतिनिधि जिला स्तर में रहते हैं वो भी वो कमेटी का सदस्य हैं। कुछ अग्रणी किसान भी वही कमेटी में सदस्य हैं। वो सारे मिलकर हर फसल के लिए कितना ऋण मंजूर किया जाएगा, 1 एकड़ के लिए या 1 हेक्टेयर के लिए, वो हर साल तय करते हैं। उसी के आधार पर और किसान कितना ज़मीन खेती करेगा और क्या खेती करेगा, वो दोनों को ध्यान में रखते हुए
वो ऋण का मंजूर किया जाता है। जी, राजीव जी हमें ये बताएं कि जब किसान ऋण लेने की सोचता है तो ये सवाल भी उसके मन में आता है कि क्या वो ऋण ले सकता है कि नहीं, यानी कि वो उसके योग्य है कि नहीं। चाहे ज़मीन की बात करें या क्योंकि कई ऐसे छोटे किसान हैं जिनके पास अपनी ज़मीन तक नहीं है, वो पट्टेदार के नीचे वो काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे में हमें बताएं कि योग्यताएं क्या निश्चित की गई हैं। देखिए, कृषि ऋण जो है जी, इसके लिए योग्यता सिर्फ ये है कि वो व्यक्ति जो बेशक उसके नाम पर ज़मीन ना हो, वो भी जाकर अपनी ये बात बता सकता है, अपना सर्टिफिकेट दे सकता है कि मैं इस तरह से दूसरे पट्टेदारी पर खेती करता हूँ, तो उसके लिए भी ऋण की प्राप्त होता है। और जैसा कि जो जिनकी अपनी ज़मीन है तो उनके लिए तो कोई मुश्किल ही नहीं, अगर वो अपने कागजात ले जाकर अपना जो उनके फ़र्द होती है और पिछले साल की गिरदावरी वगैरह होती है वो ले जाकर और बैंक मैनेजर से बताता है कि इतना ऋण की आवश्यकता है और ये आगे मुझे कृषि करनी है, ये फसलें उगानी है, तो उसके माध्यम से हम जो है ये बैंक जो है 3 तरह के बैंक होते हैं, हर एक किसान को पता भी होगा कि पहले तो कोऑपरेटिव बैंक ही जो कि ज़्यादा संख्या में थे, और अब कॉमर्शियल बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वो भी बड़ी संख्या में लोन दे रहे हैं। तो बटाईदार व्यक्ति भी जाकर अपना इस तरह से किसान क्रेडिट कार्ड जिसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं वो बनवा के अपना लिमिट ले सकते हैं। राजीव जी, जैसे आपने 3 तरह के बैंकों का जिक्र किया, हमें भी ये बताएं कि जो ये किसान हैं तो वो क्या किसी भी बैंक में जा सकते हैं? क्या उसकी जो नियमावली है क्या वो एक जैसी ही है, या फिर जैसे ब्याज है तो क्या वो बराबर है? किसान कैसे तय करे कि उसे किस बैंक में जाना चाहिए? ये बिल्कुल इसके बारे में किस जो अभी बढ़ावा दिया गया है कि एग्रीकल्चर ब्रांचेस ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये किसान की सुविधा के लिए है कि किसान तीनों में से तीनों, अगर उसके यहाँ पर कोई भी बैंक है तो वो किसी भी बैंक के पास जा सकता है। 1990 से पहले कुछ इस तरह का प्रावधान था जिसको सर्विस एरिया अप्रोच कहते थे। उसमें एक ही बैंक को ये अधिकार था कि वो एक किसी भी गांव के लिए या क्षेत्र के लिए ऋण दे सकता है, और किसान भी बाध्य था उसी बैंक में जाने के लिए। अब ऐसा कुछ नहीं है, किसान अपनी फसल के लिए तीनों में से किसी भी बैंक में जा सकता है और ऋण ले सकता है। बल्कि यहाँ तक कि अगर उसके ज़िले में या आसपास ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा संख्या में कॉमर्शियल बैंक्स भी हैं, जैसे कोई स्टेट बैंक हो सकता है, यूको बैंक हो सकता है, बैंक ऑफ बड़ौदा हो सकता है, तो किसी भी बैंक के पास जाए और वो अपना इस तरह से किसान क्रेडिट कार्ड चलिए, तो इसका मतलब अभी बहुत सारे विकल्प किसानों के सामने हैं, वो किसी भी बैंक में जा सकता है। और नियमों को जरा जान ले, क्योंकि नियमों की जानकारी न होने की वजह से कई बार किसान जाते नहीं हैं और ऋण लेते नहीं है, जबकि ये सुविधाएं उनके पास उपलब्ध हैं। तो नियमों के बारे में जानकारी हासिल कर लेंगे तो बहुत आसानी से आप ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं। इस पर हमारी चर्चा विस्तार से चलती रहेगी, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। क्या है आपका नाम बताएं? शुभम गद्दी जी, कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? काटोल, महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र से बोल रहे हैं आप। जी, अपना सवाल पूछें। मैम, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हाँ ना, मैं पूछ रहा था कि मेरे को डेयरी चालू करनी थी। जी, डेयरी नहीं की मैम, डेयरी दूध उत्पादन। दुग्ध उत्पादन, ठीक है। हाँ, तो उसके लिए नाबार्ड लोन दे सकती है क्या? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल पूछा है शुभम जी आपने। बताएं आप मोहंती जी कि दुग्ध उत्पादन करना चाहते हैं, क्या इनको ऋण मिल सकता है? दुग्ध उत्पादन करने के लिए आप कोई भी बैंक से ऋण ले सकते हैं। ये समवाय बैंक हो या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो या कमर्शियल बैंक हो। नाबार्ड सीधी तरह से ऋण नहीं देता है, ये बैंक ऋण देते हैं, और जब बैंक का आवश्यक होता है, साधन का आवश्यक होता है, वो बैंक नाबार्ड से ऋण लेते हैं। लेकिन नाबार्ड सीधी तरह से किसानों को ऋण नहीं देता है, ये ऋण बैंक देते हैं। जी, तो चलिए शुभम जी, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा कि बैंक से तो आप कम से कम ऋण प्राप्त कर ही सकते हैं। इसके अलावा बात ऋण की जब चल रही है तो ठीक है कि नियमों को समझ कर ऋण ले लिया, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ब्याज को लेकर होती है, चिंता ब्याज को लेकर होती है। कि ब्याज दर कैसे रहते हैं अलग अलग बैंकों में, और अगर किसान न चुका पाने की स्थिति में है तो फिर क्या प्रावधान है? आज का दिन में अगर देखेंगे तो जो फसल ऋण दिया जाता है
वो सारा बैंक एक ही जो ब्याज इसके ऊपर लेते हैं, 7% लेते हैं आज के दिन में। जी। तो सारे बैंक फसल ऋण के ऊपर 7% वो ब्याज लेते हैं। लेकिन जो दूसरे तरह का ऋण दिया जाता है, समझ लीजिए ये डायरी के लिए है, पोल्ट्री के लिए है, कहीं आम का बागान बनाने के लिए है, या कहीं सिंचाई के लिए है, इस तरह का जो ऋण होता है इसके लिए ऋण हर बैंक का अलग अलग होता है। वो जो रिजर्व बैंक का जो नियमावली को ध्यान में रखते हुए हर बैंक तय करते हैं अलग अलग तरीके का जो ऋण है उसके ऊपर कितना ब्याज होगा। जी। समय सीमा भी तय होती है, कैसे तय होती है? समय सीमा हर तरह का ऋण के लिए अलग अलग समय सीमा। आप समय सीमा के मतलब बोलते हैं वो ऋण परिशोध करने का, जो वापस करने का समय सीमा बोल रहे हैं। जी, जी, इसके लिए किस तरह का वो एक्टिविटी है, किसके लिए आप लोन देते हैं, उसमें से कितना इनकम होता है, किसानों को कितना इनकम होता है, उसको ध्यान में रखते हुए वो जो ऋण का समय सीमा तय होता है। और ये समय सीमा भी अलग अलग बैंक अलग अलग तरीके के करते हैं। लेकिन ये दोनों चीज ध्यान में रखते हैं, कितना ऋण दिया गया है और इसमें से कितना इनकम होता है, कितना दिन में उसको वापस मिल सकता है, उसी को ध्यान में रखते हैं, इसको तय किया जाता है। जी। इसके साथ ही हमें ये बताएं कि अगर वक्त से पहले किसान ऋण चुका देता है तो क्या कुछ सुविधा भी, कोई छूट भी, कुछ ऐसा भी मिल सकता है किसानों को? अगर कोई ऋण समझ लीजिए 5 साल के लिए है तो उसमें तो ब्याज, अगर 5 साल में उसको वापस करेंगे तो 5 साल तक ब्याज देना पड़ेगा। अगर 5 साल का पहले समझ लीजिए वापस कर देते हैं, 3 साल, 2 साल या 4 साल में वापस करते हैं, तो उनको जो प्रिंसिपल है, जो मूल रूप से ऋण लिए हैं, उसको तो वापस करना पड़ता है। और जो ब्याज है वो इतना दिन के लिए ही देना पड़ता है। जी। 5 साल के लिए समझ लीजिए पहले से लिए थे, वो 4 साल में वापस किए हैं, तो 4 साल तक ही ब्याज देंगे। बिल्कुल। इस बारे में और भी विस्तार से हम जानते रहेंगे कि ऋण और बीमा के बारे में भी हम बात करेंगे कि किस तरह से सुविधाएं मिल सकती है। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, तो इनको सवाल पहले हम ले लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। बताएं अपना नाम। हेलो जी, अपना नाम बताएं। मैडम, मेरा नाम है रतन सिंह राजावत। जी, रतन जी कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? जी, मैं तो अजमेर डिस्ट्रिक्ट में गांव है मेरा मगरा, जी, राजस्थान। जी, क्या सवाल पूछना चाहते हैं रतन जी? जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो एग्रीकल्चर पे जो लोन मिलता है सर, इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? जैसे फवारा सेट है, ट्रैक्टर है, अपना फर्टिलाइजर के लिए है जी, बागवानी के लिए अगर मैं अपन लेना चाह रहा तो इसके ऊपर। जी, शुक्रिया रतन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस सवाल के लिए। तो जैसा कि ब्याज दर के बारे में हम बात कर ही चुके हैं, मैं चाह रही हूँ कि एक बार फिर से आप दोहरा दें कि फसली ऋण जो हुए और गैर फसली ऋण जो हुए उनके ब्याज दर के बारे में। जब फसल ऋण के ऊपर आज के दिन में सभी बैंक 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट वो लेते हैं। जो दूसरे तरह का ऋण है, समझ लीजिए आप ट्रैक्टर के बारे में पूछ रहे थे, जी, ट्रैक्टर हो या पावर टिलर हो या दूसरे किसी तरह का भी ऋण होता है, इसके लिए जो बैंक से आप ऋण लेंगे वो बैंक तय करते हैं कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इसके लिए सारा बैंक के लिए एक ही जैसा इंटरेस्ट नहीं है, ये थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, उसके बैंक तय करते हैं वो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। जी, और हम बात कर रहे थे महंती जी कि ऋण का जो ब्याज है या वो उसे चुकाने के बारे में, अगर ये परिस्थिति आ जाए कि कोई अप्रिय घटना हो गई है, फसल को नुकसान हुआ है और समय पर ऋण नहीं चुका पा रहे हैं, तो फिर क्या प्रावधान है? इस स्थिति में अगर समझ लीजिए कोई प्राकृतिक घटना घट गई है जिसके लिए वो किसान ऋण वापस नहीं कर पाते हैं, इसके लिए एक प्रावधान है। अगर कोई फसल ऋण लिया है तो फसल ऋण आम तौर पर 6 महीना से 1 साल तक वो फसल ऋण दिया जाता है। अगर कोई घटना घट गई है जिसके लिए किसान नहीं दे पाता है, समझ लीजिए कोई नेचुरल कैलामिटी हो गया है, उस स्थिति में ये फसल ऋण का जो समय सीमा 1 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दिया जाता है। अगर समझ लीजिए दूसरी तरह का कोई नुकसान हुआ है, जिसमें समझ लीजिए ट्रैक्टर लोन, पावर टिलर लोन या कोई डायरी का लोन लिए हैं, उसका भी ऋण वापस करने का स्थिति में नहीं है क्योंकि कोई प्राकृतिक दुर्घटना घट गई है, वो स्थिति में वो ऋण का जो समय सीमा है उसको भी बढ़ाया जाता है। लेकिन ये प्राकृतिक कोई विपर्यय होता है तभी होता है।
बिल्कुल, ऐसी स्थिति में ही ये संभव है। लेकिन हम बात करें कि अगर इस तरह की विपदा आ ही गई है किसानों के सामने, तो फिर वो क्या करें? तो इस पर जो बीमा है वो कहीं ना कहीं उसकी सुरक्षा का एक बहुत बड़ा साधन है, हथियार है किसानों के पास। तो अपनी बीमा जो है वो ज़रूर करानी चाहिए। और ये भी एक वर्तमान में ऐसा है कि अगर ऋण लेते हैं तो साथ ही साथ बीमा खुद ब खुद हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे किसान हैं जिन्होंने ऋण नहीं लिया है, वे स्वेच्छा से भी बीमा करा सकते हैं। तो इसके तमाम पहलुओं के बारे में हम जरूर विस्तार से बात करेंगे इस कार्यक्रम में, और आप भी इस कार्यक्रम में जरूर हमें कॉल करते रहें, क्योंकि इससे जुड़े जो भी सवाल मन में उमड़ रहे हैं उन सवालों को आप पूछे निसंकोच, ताकि यहाँ पर जो हमारे मेहमान हैं वो उनका जवाब दे, और तमाम और लोग जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो तमाम किसान, उन्हें भी इससे फायदा होगा। टोल फ्री नंबर एक बार फिर से मैं दोहरा दूं ताकि इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सके, 1800-113060। टोल फ्री नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, बने रहें हमारे साथ। क्या कहते हैं आपके खेत? जानिए फसल की ताजा स्थिति, कैसे करें इसकी देखभाल, देखिए विशेषज्ञों के साथ। खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। बात होगी तो संवाद होगा। घाटे वाली खेती को मुनाफे में बदलने की कोशिश हो रही है। संवाद होगा तो हल निकलेंगे। 20 साल से हर रोज 2052 किसान खेती छोड़ देता है। मुद्दों पर खुलकर हो बात। सब्सिडी, खैरात, लोन, इस तरह की चीजों से काम चलने वाला नहीं। वाद संवाद, सोमवार से गुरुवार शाम 7:30 पर। ये बनगांव इधर ही है ना? बनगांव। तुम्हारा नाम क्या है? मनपूरन। और आपका साहब? समीर। अरे भाई समीर, मेरी बेटी कृषि में ग्रेजुएट है। आएगा भोर तारा, आएगा भोर तारा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। हेलो किसान में आज हम बात कर रहे हैं ऋण सुविधाएं और फसल बीमा के बारे में। किस तरह से किसानों के लिए ये एक सुरक्षा कवच है बीमा, और इसके साथ ही अपनी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, तो ऋण किस तरह से उनका साथ दे सकती है, उनके लिए मददगार हो सकती है। इस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं। टोल फ्री नंबर एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, 1800-113060 टोल फ्री नंबर है। मुफ्त में इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और इससे जुड़ी कोई भी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। तो जिस तरह से हम बीमा की बात कर रहे हैं राजीव जी, इसे एक सुरक्षा कवच हम कह रहे हैं, इसके बारे में आपसे हम विस्तार से जानेंगे, क्योंकि ये ऐसा विषय है जिसके बारे में ज़रूर जानकारी होनी चाहिए किसानों को। लेकिन एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो पहले इनका सवाल ले लेते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। क्या है आपका नाम, बताएं। हेलो, मेरा नाम गोपाल है। जी, आपका नाम? मेरा नाम गोपाल है। जी गोपाल जी, कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? मैं उड़ीसा से कॉल कर रहा हूँ मैडम, बलांगीर डिस्ट्रिक्ट से। जी, क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कौन कौन सा बीमा उपलब्ध है बैंक में। जी, अब फिर से सवाल दोहराएं कृपया। और कौन कौन सा बीमा उपलब्ध है बैंक में, और कितने सब्सिडी मिलते हैं अच्छा लोन के माध्यम से? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीमा से जुड़ा इनका सवाल है कि फसलों के लिए कौन कौन सी बीमाएं हैं, इसके बारे में। बीमा में आप कौन सा जिला बताया है? उड़ीसा के बारे में वो से कॉल कर रहे हैं। जी देखिए, 3 तरह की बीमा की योजनाएं हैं। एक पुरानी योजना जिसको कि NAIS बोलते थे, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बीमा योजना, और एक मॉडिफाइड योजना है और एक वेदर बेस्ड योजना है। तो ये तीनों योजनाओं के माध्यम से अगर आप किसी भी अपने पास के बैंक में जहाँ पे आपका खाता है वहाँ पे जाएंगे तो वो बताएंगे कि आपके क्षेत्र में कौन सी योजना लागू है। ख़ास तौर पर उड़ीसा के लिए मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ पर जो नया स्कीम है वो लागू है। उसमें जो रेट ऑफ प्रीमियम जो हमारे किसान भाई ने पूछा कि कितना हमें देना पड़ेगा, तो उसमें प्रावधान ये है कि अगर रबी की फसल है जैसे गेहूँ है तो 1.5% जितना भी मान लो आपने बीमा करवाया है, 100 रुपये बीमा कराया तो 1.5 रुपया आपको देना पड़ेगा।
और अगर दूसरी फसल जैसे चावल है तो इसमें 2.5 रुपया देना पड़ेगा। तो इसकी जो 1.5 से और 3.5 के बीच में अगर तिलहन है या दाल हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, उसके लिए 3.5%। तो ज़्यादा, क्योंकि उड़ीसा में किसान चावल का काफ़ी बीमा कराते हैं, तो आपके लिए ये उत्तर अच्छा होगा कि 2.5%, मतलब 100 रुपये पर 2.5 रुपये आपको किसान को देना पड़ेगा, जो कि बैंक काट के हमारे पास भेज देगा। चलिए, बीमा का विषय हम लेना ही चाह रहे थे, कॉलर के जरिए ये विषय शुरू हो चुका है। राजीव जी, हमें आगे बताएं कि जो हम बात कर रहे थे कि अगर ऋण लिया है किसी किसान ने तो बीमा स्वतः ही हो जाता है, इसके पीछे सोच क्या है और इससे क्या फ़ायदा है किसानों को? देखिए, ये सोचा गया था कि कैसे हमारा देश इतना बड़ा वृहद देश है, 12.5 करोड़ के करीब किसान हैं हमारे, तो किस तरह से क्या माध्यम है कि हर किसान तक पहुंचकर उसका बीमा कराया जाए। तो इसके बारे में एक्सपेरिमेंट्स चलते रहे, पर यह देखा गया कि अगर बहुत ज़्यादा लोग हम इसमें कार्यरत कर देंगे तो वो सारे का भार जो है किसान के ऊपर ही जाकर पड़ेगा। तो ये सोचा गया कि जो बैंक का माध्यम है, जहाँ पहले से ही किसान जा रहा है, उसकी सुविधाएं ले रहा है और फसल ऋण ले रहा है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि कुछ हिस्सा उसका प्रीमियम के रूप में, जो मैंने बताया कि 1.5% से 3.5%, वो काट कर और कुछ ऐसा तरीका बनाया जाए कि एक बीमा कंपनी को भेज दिया जाए। उसके बाद आकलन करना, नुकसान है, ये सब देखना, उसके बाद वो सेवा जो है बीमा कंपनी की ताकि शुरू हो जाए। तो इसलिए ये सोच थी कि किसान पे कम से कम भार आए, प्रीमियम कम से कम रहे, और इसलिए बैंकों के माध्यम को चुना गया और उनको ये कहा गया कि आप जो भी फसली ऋण दोगे, ज़रूरी होगा आपके लिए, ये कंपलसरी होगा, मैंडेटरी होगा कि उसका फसल बीमा कराया जाए। बिल्कुल, तो ये किसानों के काफ़ी हित में है, लेकिन इसकी पहुंच अभी उतनी नहीं हो पाई है, सीमित है, जानकारी का अभाव है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसे सेतु का काम करें ताकि जो जानकारी का अभाव है उसमें थोड़ा सा इजाफा हम कर सके, जानकारी को बढ़ा सके। और इसमें सबसे बड़ा साथ आपका चाहिए, क्योंकि आप हमें कॉल करेंगे तो उसके ज़रिए जानकारियाँ और निकल कर सामने आएगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनका सवाल ले लेते हैं हम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताएं अपना नाम। जी, मेरा नाम जियाराम है। जी, कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ, पाली जिला जैतान पेशे से। जी, जियाराम जी, क्या सवाल पूछना चाहते हैं, आप बताएं। जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि मुझे केसीसी लेना है। जी, क्या लेना है आपको? केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड लेना, ठीक है। तो उससे जुड़ी क्या जानकारियां आप लेना चाहते हैं, बताएं। मेरे पास में 17 बीघा जमीन है और तो मेरे पास में फार्म हाउस है पूरा, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे कितना लोन मिल सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जयराम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत ही अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है, क्योंकि अगला विषय हमारा यही होने वाला था चर्चा में, किसान क्रेडिट कार्ड। तो हमें बता दें। देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड का जो मैंने बताया, पहले सिस्टम ये था कि किसान को रबी और खरीफ में 2 बार अलग अलग से ऋण दिया जाता था और सिर्फ 2 ही बार वो ऋण ले सकता था। इससे किसान को बहुत समस्या होती थी कि उसको, क्योंकि फर्टिलाइज़र के लिए कभी पैसे की ज़रूरत है, कभी पानी देने के लिए ज़रूरत है, कभी बीज खरीदने के लिए, तो अलग अलग समय पर उसको पैसों की ज़रूरत होती थी। तब ये सोचा, और बैंक में इस तरह की सुविधा थी नहीं, तो ऐसा सोचा गया कि किसान क्रेडिट कार्ड एक बना दिया जाए, जिसके माध्यम से किसान जितनी बार चाहे उस अपना पैसा वहाँ से निकाले और जितनी बार चाहे अपना पैसा उसमें वापस जमा करा दे। तो इसके लिए एक केसीसी स्कीम सभी बैंकों के पास बहुत बड़े रूप में पहुंचा दी गई है, और उसके साथ साथ ये भी हर बैंक को बता दिया गया है, जैसा कि मोहंती जी ने अभी बताया, कि जिला स्तर पर हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि 5, 7, 10 जो भी कौन सी हमारी मुख्य फसलें हैं, और उस फसल के लिए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कितना पैसा का ऋण का प्रावधान है। तो वो सब जोड़कर जितने भी उसके ज़मीन होती है उससे गुना करके उसका 1 लाख की लिमिट या 2 लाख की लिमिट, जितना बड़ा या किसान है उसके हिसाब से उसकी एक लिमिट बना दी जाती है। और जब भी आप, क्योंकि ये जिलावार है, तो जब भी आप अपने बैंक के किसी भी अपने बैंक के पास जाएंगे तो वो आपको ये लिमिट्स बता देगा। और इसके साथ साथ मैं और भी बताना चाहता हूँ कि सरकार ने ये भी सोचा है कि किसान को सिर्फ
फसल ऋण के साथ साथ दूसरी भी चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, कुछ कंजम्पशन लोन, उसके घर में थोड़ा सा और भी खर्चा, तो 20 से 30% किसान उसके ऊपर भी उनको ऋण बैंक दे देता है। तो इसके बारे में बैंकों को भी काफ़ी हम हिदायतें ये नाबार्ड से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ये है कि फ्लैक्सीबल रहे। काफ़ी काम चल रहा है ताकि किसानों को और भी फ़ायदा आगे चलकर होता रहे। इस बारे में हम बात करते रहेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो इनसे पहले बात कर लें। नमस्कार, स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका, बताएं। मेरा नाम कैलाश था जी। कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? मैं गुना MP से। जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ मैम जी। जी, अपना सवाल पूछें। हाँ मैम जी, मेरा सवाल ये है, जो फसल बीमा करवाते हैं उसकी 1 हेक्टेयर के डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश जी। 1 हेक्टेयर के लिए डॉक्यूमेंट्स, कागजात क्या क्या जमा करना पड़ेंगे? देखिए, जो भी व्यक्ति ऋण लेता है उसके लिए अलग से कोई कागजात की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका ऑलरेडी किसान क्रेडिट कार्ड जब बैंक के मैनेजर ने बनाया है, बैंक के अधिकारियों ने बनाया है, तो जो भी डॉक्यूमेंट हैं उन्होंने ऑलरेडी देख लिए होते हैं। तो मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूँ, इसके लिए अलग से कोई डॉक्यूमेंट आपको देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे भाई हैं जो कि जिनका काश्तकार खुद नहीं है या जो लोन नहीं ले रहे, वो भी बैंकों के माध्यम से जाके करा सकते हैं। और क्या चाहिए उसके लिए उनको जरूर कोई ना कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जरूर देना चाहिए जिससे पता लगे कि हाँ, या तो वो काश्तकारी कर रहे हैं और पट्टे पे कर रहे हैं, तो जो मालिक है वो कम से कम ये लिख के तो दे के ये जो है मैंने अपनी जमीन पट्टे पर इस व्यक्ति को दी है, तो बीमा इसको दे दिया जाए। इससे मंदिर जी, आपसे भी मैं जानना चाहूँगी ऋण के बारे में, जो भी उसमें ज़रूरी कागजात है उसको जमा करने होते हैं उनके बारे में, और गारंटर के बारे में भी। क्या गारंटर्स की भी ज़रूरत पड़ती है इसमें, अगर कम भी अमाउंट है या कम राशि का ऋण लेना है? कृषि के लिए अगर ऋण लिया जाता है तब उसमें जो रिजर्व बैंक का जो निर्देश है उसके हिसाब से 1 लाख तक ऋण लेने के लिए कोई भी गारंटी का ज़रूरत नहीं होता है। अच्छा। जो अगर फसल ऋण लेते हैं तो जो फसल ज़मीन पर है वही ही उसका सिक्योरिटी है। अच्छा। उसके अलावा अगर दूसरा कोई सिक्योरिटी का ज़रूरत नहीं होता है। अगर 1 लाख से ज़्यादा ऋण का अमाउंट है तो बैंक तय करता है किस तरह का सिक्योरिटी बैंक लेगा। जी, तो ये तो काफ़ी आसान नियम है और इन नियमों के हवाले से ऋण लिया जा सकता है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो आइए इनका सवाल ले लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए। जी, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं, बीमा की बात कर रहे हैं राजीव जी। तो हमें ये बताएं कि बीमा के लिए भी जैसे कुछ तो हुए कि ऋण ले लिया और साथ में बीमा भी हो गया, लेकिन क्या स्वेच्छा से भी ऋण बीमा कराया जा सकता है? और कितने किसान हैं, अगर अमूमन हम बात करें, जिनका रुझान इस ओर बढ़ रहा है, क्योंकि करीब 1.5 दशक हो चुका है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को शुरू हुए? बिल्कुल, ये बहुत चिंता का विषय है कि अब तक प्रचार प्रसार की इसमें काफ़ी कमी है। काफ़ी किसानों को इस बारे में जानकारी नहीं है, और यही एक मकसद ये है कि आज हम बैठे हैं तो हम बताना चाहते हैं किसान भाइयों को कि बीमा कि प्रचार प्रसार कैसे हो और उनको किस तरह से बताया जाए। तो और एक ख़ास बात ये है कि अगर आपने देखा होगा अभी काफ़ी नुकसान हुआ पिछले दिनों, जबकि रबी की फसल कटने पे थी, तो अब ये खरीफ की फसल जब अब लगाने को है किसान, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बीमा लें। परंतु जैसा आपने बताया सभी किसान नहीं ले रहे हैं। हमारे देश में 12 करोड़ किसान परिवार हैं, जिसमें से 3 करोड़ के करीब फसली बीमा करा रहे हैं। तो बाकी ज़रूरत है सभी को कराने की, और जबकि सरकार की तरफ से बहुत सहायता इसमें दी जा रही है, सब्सिडी दी जा रही है, काफ़ी मदद दी जा रही है, तो किसान भाइयों को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। परंतु इसमें बैंकों की भूमिका बहुत ज़रूरी हो जाती है। जी,
आपने जैसे बताया भी 3 बीमा है, यानी कि समय समय पर सरकार बीमा की योजनाओं पर भी काम करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा किसानों तक पहुंचाया जा सके। इस बारे में हम जानेंगे कि और कौन कौन सी ऐसी कोशिशें हैं जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसकी जानकारी अगर किसानों को हो तो उनका लाभ वो ले सकेंगे और बीमा भी करा सकेंगे, और ऋण को लेकर भी कुछ कोशिशें जो भी सरकार की तरफ से चल रही है, इस बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। तो आज के इस विषय पर अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, अगर आप बीमा कराना चाहते हैं, ऋण लेना चाहते हैं, तो जाहिर है आपके मन में कुछ ना कुछ सवाल उठ रहे होंगे। उनके बारे में आप तमाम जानकारियां इस कार्यक्रम के दौरान हासिल कर सकते हैं। बस आपको करना यह है कि फ़ोन करना है। निःशुल्क नंबर है ये, मुफ्त में आप कॉल कर सकते हैं 1800113060 पर, और अपने सवाल का जवाब आप हासिल कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ। कश्मीर से केरल, अरुणाचल से गुजरात, कहानी जिंदगी की हो या खेती की हो बात, देश के हर रंग की बात राज्यों की। सोमवार से बुधवार शाम 5:30 पर। मुद्दा 1। खरीफ की फसल का मतलब ही यह है कि भाई जो मानसून की बारिश होगी उसी पे ये फसल जो है आगे चलेगी। राय अनेक। फसलों का और प्रजातियों का चुनाव सही से करें। विषय विशेष पर होगी जमकर बात। कैसी भी परिस्थिति आएगी तो किसान डटा रहेगा, किसान डटा रहेगा तो देश के लिए अन्न पैदा होता रहेगा। देखिए विचार विमर्श शुक्रवार शाम 7:30 पर। आपको तो अपनी जमींदारी की चिंता है। छोटा सा स्कूल हमारे अनुदान पर चलता है। तेरे बाबूजी हजारों में एक थे। मैं ये गांव छोड़कर नहीं जाऊं। आओ चले गाँव में प्यार की छाँव में। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। हेलो किसान में आज का हमारा विषय है किसानों को ऋण सुविधाएं और फसल बीमा। तो किस तरह से ऋण सुविधाओं का आप लाभ उठा सकते हैं, फसल बीमा का लाभ उठा सकते हैं, और लाभ उठाना चाहते हैं तो क्या कुछ करें, उसके लिए क्या कुछ कागजात की ज़रूरत है, या फिर जो भी सवाल आपके मन में है इस बारे में आप सवाल पूछ सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम के दौरान। आपको नंबर एक बार मैं बता दूँ 1800113060। इस नंबर पर आप मुफ्त में कॉल कर सकते हैं और अपने सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। आइए इनका सवाल पहले ले लेते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। बताएं क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार रात्रा। जी नरेंद्र जी, कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? छत्तीसगढ़ लोरमी। जी पूछिए, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? वो पशुपालन लेना है, उसमें कितना सब्सिडी मिलता है जी, और क्या का नियम है उसमें? जी बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पशुपालन से जुड़ा इनका सवाल है। महंती जी, मैं चाहूँगी कि इसका जवाब आप दे दें। पशुपालन के लिए अभी जो एक भारत सरकार का एक योजना है जिसको DEDS डायरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम बोला जाता है। ये जो स्कीम के अंतर्गत आप कितना गाय या भैंस आप लेना चाहते हैं उसके ऊपर जो आपका ऋण होगा, ऋण का कितना अमाउंट होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा कितना सब्सिडी आपको मिलेगा। इसके अलावा DEDS के अलावा और एक समझ लीजिए बछड़ा पालन के लिए वो एक योजना है, उसमें भी सब्सिडी का प्रावधान है। और इसके छोड़ के अगर आप बकरी पालन करना चाहते हैं उसके ऊपर भी सब्सिडी का प्रावधान है। और रैबिट जो उसका पालन अगर करना चाहते हैं उसमें भी सब्सिडी का प्रावधान है। आपका जो ज़िले में जो आपका क्षेत्र में जो बैंक होंगे ये बैंक को आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो नाबार्ड का हर जिला में एक जिला प्रबंधक रहते हैं, आप उनसे कांटेक्ट करेंगे तो उनसे ये ज़्यादा जानकारी मिल पाएगा। किस तरह का आप प्रोजेक्ट करते हैं, कितना उसमें साइज इसमें कितना क्या है, उसी के ऊपर ऋण का जो परिमाण कितना है उसके ऊपर सब्सिडी का अमाउंट तय होता है।
अच्छा, इसमें सवाल ये मन में आ रहा है मनते जी कि ये सब क्या कुछ एक प्रोजेक्ट की तरह बना के देना पड़ता है, क्योंकि जो साक्षरता है उसकी कमी रहती है, हम देखते हैं ग्रामीण भारत में। तो ऐसे में जो किसान है वो हिचकिचाता है बैंक में जाने के लिए कि कहीं कुछ ऐसी बातें या ऐसे कागजात ना मांग लिए जाए जो उसके समझ से परे हो। तो ऐसी कोई परिस्थिति आए तो क्या करे किसान? जो फसल ऋण के अलावा दूसरा जिस काम के लिए अगर कोई ऋण लेना चाहते हैं तो उनके लिए बैंक प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगते हैं जी। लेकिन इस तरह का काम के लिए जो छोटे छोटे पैमाने पर जो ऋण लेना है, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत सिंपल होता है। कुछ जगह पर बैंक के शाखा पर ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिल जाता है, नहीं तो नाबार्ड का एक वेबसाइट है, वो नाबार्ड का वेबसाइट में हर तरह का जो कृषि संबंधित जितना तरह का ऋण लिया जाता है उसके लिए मॉडल प्रोजेक्ट मिलता है। समझ लीजिए कोई डायरी के लिए लोन लेना चाहते हैं, उसमें एक फॉर्मेट रहता है, उसी में कितना गाय या भैंस लेना चाहते हैं उसी को भरना पड़ता है, और उसका जो मार्केट में कितना कीमत है उसी को भरना पड़ता है, और ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का फॉर्मेट यहाँ से वहीं से मिल पाएगा। नहीं तो नाबार्ड का जो जिला विकास प्रबंधक रहते हैं उनसे कांटेक्ट किया जाएगा तो वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट उनके माध्यम से भी मिल पाएगा। जी राजीव जी, पशुपालन से जुड़ी बात हो रही है तो मन में यही सवाल भी उठ रहा है कि जो बीमा है, तो बीमा में क्या क्या चीज़ें कवर हो जाती है, मतलब आ जाती है? क्या फसल ही या फिर इसी तरह से पशुपालन भी उसमें आ सकता है, या किन किन चीज़ों का बीमा कराया जा सकता है? बिल्कुल, जैसा अलग अलग स्कीम्स हैं, जैसे फसली बीमा की बात की जाए तो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी जो कि पहले बीमा देती थी, तो सिर्फ फसल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी से तो सिर्फ फसल का बीमा ही लिया जा सकता है, परंतु बाकी अभी करीब 25 कंपनी दूसरी भी कंपनी आ गई हैं, तो ये इनका अपना फार्मर पैकेज एक स्कीम होती है, उसमें ट्रैक्टर, पंप सेट, डेयरी और बाकी सब चीज़ों का उसमें बीमा किया जा सकता है। उसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी एक चिंता बहुत चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पर कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि किसान को एक ही जगह फसल बीमा भी और बाकी जो भी ज़रूरत है एक कंपोजिट स्कीम एक बार में ही दी जाए। तो इसके ऊपर काम चल रहा है, क्योंकि समन्वय की ज़रूरत है, दूसरी सब कंपनियों से बात करने की ज़रूरत है, लेकिन ये जल्द से जल्द हो जाए तो किसानों का बहुत ही हित हो जाए। उम्मीद यही करेंगे कि इस पर जल्दी काम पूरा हो जाए और किसानों को ऐसी कोई योजना बीमा की मिल जाए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनका सवाल ले लें। नमस्कार, स्वागत है आपका, बताएं अपना नाम। हेलो जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार। नमस्कार मैडम, मेरा नाम राजेंद्र सिंह है, पश्चिम निमाड़ खरगोन जिले से मैं बोल रहा हूँ। जी राजेश जी, बताएं क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? मैं पूछ रहा था, जैसे सर अभी बता रहे थे टीवी पे जी, बहुत से किसानों को जानकारी नहीं है बीमे के बारे में। मतलब मैडम हमने 3 साल से मैं प्रीमियम दे रहा हूँ जी, ताकि आज तारीख से हमको किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा, जबकि हमारे क्षेत्र में इस साल मतलब रबी की और खरीफ की दोनों फसलों को नुकसान हुआ था। अच्छा। सोयाबीन में हमने जानवर चराने पे मजबूर हो गए, तो मतलब उसकी कटाई भी महंगी पड़ गई। जी राजेंद्र जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये समस्या अपने यहाँ पर रखने के लिए। राजेंद्र जी, क्या आप हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं? लगता है संपर्क टूट गया है। मध्य प्रदेश से इन्होंने कॉल किया है, तो मध्य प्रदेश के किसी जिले से वो ताल्लुक रखते हैं और अक्सर किसानों के साथ ये समस्या रहती है, जिस वजह से वो हिचकिचाते भी है या फिर ये उनकी शिकायत होती है कि बीमा तो करा लिया लेकिन वक्त पर उसका लाभ उन्हें नहीं मिल पाया। बिल्कुल, ये कुछ खामियां जो हैं बिल्कुल हमारे सामने हैं और किसान भाइयों की तरफ से हमें भी उसके लिए चिंता है। मध्य प्रदेश का पहले मैं जवाब दे दूं उसके बारे में। पिछले साल सोयाबीन की फसल में बहुत नुकसान हुआ था और मैं ये बताना चाहूँगा कि करीब 2000 करोड़ रुपया जिसका कि प्रीमियम जो कंपनी के पास जितना आया उससे कई गुना जो है 2000 करोड़ रुपया हमने किसानों को इस बारे में दिया है। इसमें किसान भाइयों को कई बार मेरा ये मन जरूर करता है कि बीमा के सिद्धांत के बारे में ज़रूर हमें बात की जाए कि ज़रूरी कई बार हाँ नुकसान हुआ तो उसका भरपाई मिलनी चाहिए, पर कई किसान भाइयों का ऐसा भी रहता है कि 2-3 साल से प्रीमियम दे रहे हैं और हमें कभी मिला कुछ नहीं है। तो वो मिलता जब ही है जब नुकसान अगर हो तब भरपाई होनी चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट में और इंश्योरेंस में थोड़ा सा फ़र्क है। तो ये सिद्धांत के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँ कि किसान भाई जानते होंगे कि हमारे यहाँ पहले कन्यादान का जो
होता था, उसमें अगर 10,000 रुपये खर्च हो रहे हैं तो सभी 10-10, 20-20, 100-100 रुपये मिला के और इस तरह से एक व्यक्ति जिसको ज़रूरत है उसकी मदद करते थे। बीमा भी इसी तरह से है। कई बार आपके यहाँ मध्य प्रदेश में नुकसान हो जाएगा या नहीं होगा, आपके यहाँ नहीं भी हो और उड़ीसा में नुकसान हो तो आपके पैसे से हो सकता है उधर फ़ायदा हो जाए, और कभी वहाँ आपके यहाँ नुकसान हो तो वहाँ से यहाँ पर फ़ायदा हो जाए। तो ये एक मैं अपने किसान भाइयों को, क्योंकि मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, ये बताने की ज़रूरत है कि ये एक कोई भी इंश्योरेंस कंपनी अपनी जेब से पैसा नहीं देती है, आपका ही पैसा है इकट्ठे करके और जहाँ नुकसान होता है वहाँ पे दिया जाता है। तो इस बारे में अगर आपकी कोई ख़ास आपके ही नुकसान खेत में नुकसान हुआ है तो उसमें आप ज़रूर अपने बैंक से संपर्क करें या हमें भी लिखें, हम उसकी ज़रूर राजीव जी बहुत अच्छी बात आपने बताई और बीमा का सिद्धांत हमें समझाया। कहते हैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो साधु भूखा न जाए उसकी चिंता तो तब होगी जब मैं भूखा ना रहूं, पहले मेरा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाए, उसकी चिंता पहले होगी किसानों को। तो इसलिए हमें बताएं कि ये जो खामियां हैं और ख़ासतौर पर जो आकलन होता है बीमा का, उसके बारे में हमें बताएं कि क्यों ऐसा हो जाता है कि जब आकलन किया जाता है तो वाकई में जिस किसान का नुकसान हुआ है उस तक उस नुकसान की भरपाई उसे हो नहीं पाती है। वजह क्या होती है? इसमें कमी है, दो कमी हमने खास तौर पर इसमें देखी है जी। एक तो ये देखिए कि जिस किसान का नुकसान होता है कई बार उसको फ़ायदा नहीं होता है, उसको पैसा नहीं मिलता है, और दूसरी जो कमी हमने देखी कि समय काफ़ी लग जाता है। तो आज मैं किसान भाइयों के साथ रूबरू हूँ तो ये भी बात आमने सामने रख दूँ तो और अच्छा होगा। देखिए कि 15 दिन के अंदर अंदर हमें किसान की क्या नुकसान हुआ इसका आकलन करना पड़ता है, क्योंकि जो फसल पकने का समय है वो 15 से 20 दिन कटाई का समय होता है। तो ये संभव नहीं है कि उस हर खेत पे उस टाइम पे जाया जाए। तो सरकार लेवल पर ये सोचा गया कि और क्या अच्छा तरीका है कि हम देख पाएँ कि कम से कम कुछ तो सहायता किसान को हो। तो उसमें क्या हुआ कि हम औसत तौर पर देख लेते हैं कि एक ब्लॉक में हम रैंडम तौर पर क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। हम प्लॉट छांट लेते हैं जिसका हम किसी को भी पता नहीं होता है, और वो प्लॉट छांट कर ये पता किया जाता है कि असल में फसल कितनी हुई है और कितनी पैदावार होनी थी। तो उसके बेसिस पर सभी किसानों को ये मानकर के एक सा ही नुकसान हुआ होगा, एक सी ही पैदावार हुई होगी, और सभी को उसी के हिसाब से उसका क्लेम दे दिया जाता है। हाँ, इसमें है तो सही कमी है, हो सकता है एक गांव में नुकसान हुआ हो, दूसरे गांव में नुकसान ना हुआ हो। तो कुछ किसान जिनको ऐसे भी हैं जिनको थोड़ा सा फ़ायदा कम मिले, नुकसान थोड़ा ज़्यादा हो, तो ये कमी है, इसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। सैटेलाइट के माध्यम से ये कोशिश की जा रही है कि कैसे हम हर खेत में कितना नुकसान हुआ है वो कैसे देख सकें। तो काम चल रहा है और बहुत जल्दी हम इसका समाधान निकाल पाएंगे, ऐसे मेरी आशा है। जी, चलिए हमें भी यही उम्मीद रहेगी। तो जैसे कि शिकायतों और फिर जो खामियां हैं उसकी बात चल रही है, तो ऋण के मामले में भी हम बात कर लें। महंती जी हमें ये बताएं कि ऋण के मामले में कुछ शिकायतें ऐसी आती हैं, बहुत छोटी सी शिकायत है लेकिन उसका काफ़ी असर पड़ता है किसान पर, कि बैंक मैनेजर्स बात नहीं कर रहे हैं या फिर उनसे वो संपर्क की कमी एक तरह से हो जाती है, संवाद की कमी एक तरह से हो जाती है। ऐसा जब हो जाए तो किसान क्या करे, कहाँ से जानकारियाँ हासिल करें, ये एक बड़ा सवाल किसान के सामने होता है। अभी जैसे कि हम जानकारी के मामले में हम बात करते हैं, आज जो ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं ये उसी का एक पहलू है जी। और उसी का अलावा अभी जो प्रधानमंत्री जन धन योजना जो चल रहा है उसी में जो बैंक अकाउंट खुलाया जाता है, इसी के साथ साथ जो जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब जो आम लोग हैं, किसान हो या दूसरे कोई भी हो, इनमें जो बैंक में क्यों अकाउंट खोलें, बैंक से क्या क्या सुविधाएं मिलता है, इंश्योरेंस हम क्यों करें, उसमें से क्या सुविधा मिलता है, इसके बारे में जानकारी कैसा सभी लोगों के पास पहुंचा जाएगा उसका भी प्रावधान किया जाता है। एक हर जिले में और कुछ कुछ जगह पर ब्लॉक लेवल पर बैंक्स फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर्स खुले हैं, जिसके माध्यम से बैंक के पास किस तरह का ऋण सुविधा है, किस तरह का जमा सुविधा है, उसी के बारे में जानकारी वो लोगों में मतलब स्प्रेड किया जाता है। उसके साथ ही साथ और भी कुछ हैं,
जैसे कि नाबार्ड का एक कार्यक्रम है किसान क्लब का कार्यक्रम। ये जो किसान क्लब का कार्यक्रम के माध्यम से भी लोगों के पास ये जानकारी पहुंचाया जाता है बैंक से किस तरह का सुविधा मिल पाए। इस कार्यक्रम के बारे में मैं जानना चाहूँगी महंती जी, ज़रा विस्तार से हमें समझाएं किसान क्लब कार्यक्रम के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं जो किसान का संख्या जो है उनको ध्यान में रखते हुए बैंक शाखाएं का संख्या बहुत कम है। तो अगर किसी मामले में अगर किसान को जानकारी का जरूरत है तो बैंक में जो बैंक का शाखा प्रबंधक हैं या बैंक में जो दूसरे कर्मचारी हैं उनके द्वारा सभी के पास जाकर ये खबर देना या जानकारी देना संभव नहीं है। उसी तरह का कोई कृषि विभाग के पास समझ लीजिए सरकार का कोई योजनाएं हैं, ये जो योजना लोगों के पास पहुंचाने के लिए घर घर जाके ये योजना पहुंचाना संभव नहीं है। इसीलिए एक कृषक क्लब कार्यक्रम का जो नाबार्ड के तरफ से चलाया जा रहा है उसी के माध्यम से एक गांव के स्तर पर 15, 20, 25 किसान भाइयों को लेके एक क्लब गठन किया जाता है। वो क्लब गठन करने के लिए नाबार्ड के तरफ से कुछ शुरुआती में कुछ सहायता भी दिया जाता है। इसका उद्देश्य यही है जो बैंक का शाखा प्रबंधक या दूसरे जो आएंगे स्टाफ आएंगे बैंक का सारा योजनाओं के बारे में लोगों को बताएंगे। बिल्कुल, तो एक संपर्क बनेगा, संवाद बनेगा और जो जानकारियां हैं वो सीधे पहुंचाई जा सके उन्हें जिन्हें इसकी ज़रूरत है, इसकी कोशिश की जा रही है। और ये हमारी भी खुशनसीबी है कि आज के कार्यक्रम का विषय हमारा ऐसा है ताकि ये जो एक संवाद की कमी है इस कमी को दूर किया जाए। तो ऐसे में आपकी भूमिका बढ़ जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करें और ये जो संवाद की कमी है उसे न रहने दें। तो आप सवाल करें 1800-113606 नंबर पर कॉल करके। यहां पर वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं, बने रहें हमारे साथ। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कैसे उस योजना को लागू किया जा रहा है, क्या तैयारी है? हर खेत तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। सरकार किस तरीके से जो किसान हैं उनकी भरपाई की योजना बना रही है? किसान बीमा योजना को और ज़्यादा पॉपुलर बनाया जाए, किसानों को वाजिब दाम मिले। पहले के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर मौसम के बारे में जानकारी उपलब्ध है। हमारे किसान चैनल के माध्यम से ज़्यादा अच्छी तरीके से जल्दी जानकारी उपलब्ध हो रही है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान और आज हम बात कर रहे हैं किसानों को ऋण सुविधाएं और फसल बीमा। इस विषय पर आप हमें कॉल कर सकते हैं इस कार्यक्रम के दौरान। एक बार फिर से मैं आपको नंबर दोहरा दूं ताकि इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सके 1800-113606। इस नंबर पर कॉल करें और अपने सवाल ऋण और बीमा से जुड़े हुए आप पूछ सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए इनका सवाल ले लें। नमस्कार, स्वागत है आपका, बताएं अपना नाम। हेलो, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, अपना नाम बताएं। हाँ, नमस्ते मैडम। जी नमस्ते। टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दें प्लीज और फोन लाइन के जरिए हमसे सीधे बात करें। बताएं अपना नाम। जी, गंगाधर आइले, महाराष्ट्र बागलान से बोल रहा हूँ। जी, क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम, सवाल ये है, 2 साल पहले लोन लिया है और जिस टाइम से लोन लिया है उस टाइम से 2 बार बर्फ गिर गया, कोई फसल नहीं पैदा हुई, तो उसके लिए कोई प्रीमियम वगैरह कुछ ऐसा है बैंक की तरफ से? अभी दोबारा लोन भी नहीं मिल सकती और कोई फसल भी नहीं पैदा कर सकते हम, इसके लिए कुछ है? ठीक है महंती जी, मैं चाहूंगी इसका जवाब दे। परेशानी है गंगाधर जी के साथ। बैंक से फिर एक बार ऋण लेने के लिए पहला जो ऋण है इसको वापस तो करना पड़ता है। अगर आपको व्यक्तिगत स्तर पर कोई दिक्कतें हुआ है तो इसके लिए ऐसा कुछ स्कीम नहीं है। जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे, समझ लीजिए कुछ नेचुरल कैलामिटी, प्राकृतिक विपर्य हुआ है, वहाँ उसी स्थिति में तो जो ऋण का जो मियादी बढ़ाने के लिए प्रावधान है और एक बार ऋण का खिलापी होने के बाद बैंक दूसरी बार ऋण नहीं दे पाता है। अगर आपका कुछ व्यक्तिगत समस्या है तो आप बैंक के शाखा प्रबंधक से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ स्कीम इसके लिए नहीं है। जी,
उम्मीद है गंगाधर जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो प्राकृतिक विपदा अगर किसी तरह की आती है तब तो आपके पास रास्ता है, वरना जो आपने ऋण लिया है उसे चुकाना ज़रूरी हो जाता है। इसी तरह से राजीव जी मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि बीमा तो करा लिया है, प्रीमियम देना है, लेकिन प्रीमियम देने की अगर इस तरह की स्थिति बन जाती है कि नहीं दे पा रहे हैं तो फिर क्या प्रावधान है? देखिए, पहली तो बात यह है कि बीमा की राशि ही इतनी कम है कि अगर 100 रुपया उसने लोन लिया है तो 1.5 रुपये की राशि या 2 रुपये की राशि देने की बात है। और तो उसमें ये हमने प्रावधान रखा है कि किसान से ना लेके हमने बैंकों को ही ये बात कही है कि आप जो फसली ऋण देते हो उसके साथ एडिशनल जोड़कर वो प्रीमियम की राशि भी जोड़ के दी जाए, ना कि किसान से अलग से ली जाए और वो बीमा कंपनी को दी जाए। तो इस तरह की समस्या किसान के स्तर पर नहीं आनी चाहिए। पर हाँ, एक बात जरूर किसान ये जरूर सुनिश्चित कर ले कि बैंक मैनेजर ने वो पैसा काटकर सही समय पर, सही समय का मतलब नुकसान होने के बाद नहीं, नुकसान से पहले ही बीमा कंपनी को, जिसको कट ऑफ डेट बोलते हैं, उससे पहले पहुंचा दिया हो। आप किसान भाई सब जानते हैं क्योंकि दूसरे तरह का बीमा उनको पता है। कई बार फसल खराब होने के बाद कई किसान भाई हमारे पास आते हैं कि अब आप प्रीमियम ले लीजिए और क्लेम दे दीजिए। वो जो है बीमा के सिद्धांत के खिलाफ है। उससे पहले ही सुनिश्चित करें। अभी आप खरीफ की फसल के लिए लोन ले रहे हैं तो बैंक मैनेजर से ये पूछें कि मैंने जो फसल बो रहा हूँ क्या उसका बीमा आप साथ के साथ कर रहे हैं या नहीं। और क्योंकि ये नहीं हो रहा है, काफ़ी किसान भाइयों को फ़ायदा नहीं हो रहा है। और मैंने जो बताया कि 20% ही किसान भाई इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ऐसा नहीं कि फ़ायदा कम है। 12,000 करोड़ रुपया पिछले 10 साल में हमने बीमा कंपनियों ने लिया है और दिया है कितना? 33,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा। तो 1 रुपया लेकर और 3 गुना उसका किसान भाइयों। तो क्या अगर आपने फ़ायदा नहीं उठाया तो ज़रूर। ठीक है। तो जैसे राजीव जी आप बता रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि नुकसान हो गया, उसके बाद प्रीमियम देना चाहते हैं ताकि उनको ये मिल जाए। हमें ये बताएं कि आखिरी तारीख कुछ निर्धारित होती है? अगर ऐसा है तो इस बार क्या है आखिरी तारीख, ताकि जानकारी मिल जाए किसानों को? देखिए, इसके बारे में क्योंकि अलग अलग राज्यों में जो बुआई होती है उसका अलग समय होता है। ये हमारा जो भारत का जो है मानसून पे काफ़ी निर्भर है। तो जो साउथ के स्टेट हैं जहाँ पे आपने देखा होगा अभी केरल में बारिश आ गई है तो वहाँ पे अभी बुआई शुरू हो गई है। हमारे ये राजस्थान है या हरियाणा है, यहाँ पे अभी बुआई शुरू नहीं हुई है। तो ये तारीख कौन सी हो ये हर स्टेट गवर्नमेंट निर्धारित करती है। वो अपने बैंक के पास जाएं। पर मोटे मोटे तौर पर आपको बता देता हूँ मैं, जो खरीफ की बुआई होती है, गर्मी की फसलें हैं, उसकी बुआई 31 जुलाई से पहले बीमा की राशि काटकर और बैंक ने काट लेनी चाहिए। और अगर रबी की फसल है जो कि सर्दी की फसल है उसके लिए 31 दिसंबर, ये 2 तारीखें किसान भाई हमेशा याद रखें। इससे पहले अपने बैंक के पास जरूर जाके पूछ लें। बिल्कुल। तो यानी कि आप खुद भी जागरूक रहें, सजग रहें और तमाम जानकारियां जो हैं वो ज़रूर हासिल कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि चिड़िया चुग कर गई खेत अब पछताए क्या हो। माफ़ कीजिएगा मैंने उल्टा बोला, लेकिन आप समझ जाएं कि बाद में पछताने से अच्छा है कि पहले जानकारियां हासिल कर ले कि किस वक्त तक प्रीमियम आपको देना है, ताकि सही वक्त पर प्रीमियम आप चुका सके, ताकि जिस वक्त आपको नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई हो सके। राजीव जी, इसके साथ ही हम आकलन की खामियों के बारे में भी चर्चा कर रहे थे। तो हमें ये बताएं कि दरअसल ये आकलन की इकाई क्या होती है, किस स्तर पर जाकर ये आकलन होती है? गांव होती है, गांव या फिर तहसील, किस इकाई पर? देखिए, जो हमारा जो सिस्टम था उसमें सिर्फ बीमा के लिए आकलन नहीं होता। आकलन होता है पूरे देश में बाकी चीज़ों के लिए भी कि कितना नुकसान हुआ है या क्या पैदावार कितनी हुई है प्लानिंग के लिए। तो ये NSSO एक संस्था है, वो इसका आकलन करती है। तो ये आकलन जितना उनका प्लानिंग स्टेट गवर्नमेंट के साथ है उसी स्तर पर करती है। हाँ, इसके लिए छोटी से छोटी इकाई तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। पहले बीमा जिला स्तर पर होती थी, उसके बाद तहसील स्तर पर शुरू हुई, ब्लॉक स्तर पर, और अब बहुत खुशी की बात है कि गांव पंचायत लेवल के स्तर पर भी इस तरह का अब क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स होकर और कितना नुकसान हुआ है ग्राम स्तर लेवल पर देखा जाए, ताकि जो मैंने औसत की बात पहले की उस कमी से ज़्यादा निपटा जाए। तो काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट्स जैसे
ख़ास तौर पर मैं मध्य प्रदेश का जिक्र करूं, उन्होंने हैदराबाद जैसे आंध्र प्रदेश है, उन्होंने भी जो है गांव स्तर पर जा चुके हैं, पर ज़्यादातर अभी देश में ब्लॉक स्तर पर ही इस तरह का आकलन किया जाता है। तो ब्लॉक पे 16 प्लॉट ले लेते हैं और देख लेते हैं वहाँ पे औसत कितनी उपज हुई। जी महंत जी, हमें ये बताएं कि जैसे सरकार भी काफ़ी कोशिशें कर रही है योजनाओं को बेहतर से बेहतर बनाने की, ताकि लोगों को, किसानों को उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, लेकिन किसानों का किस प्रकार से रुझान है इसके बारे में हमें बताएं कि जैसे आपने कृषि क्लब के बारे में भी जिक्र किया महंत जी कि ताकि किसानों तक पहुँचने की भरपूर कोशिश हो रही है, लेकिन किसानों का रुझान किस तरह का मिल पा रहा है? एक तो है किसानों के पास बहुत सारे योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं पहुंच पाता है, वो तो पहला है। दूसरा है बहुत सारे किसानों का मन में एक ऐसा उलझान है कि बैंक से ऋण ले पाना बहुत कठिन काम है, बहुत डिफिकल्ट है। तो ये जो दोनों उलझाने हैं, इसीलिए बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो बैंक के पास वो जा नहीं पाते हैं। एक तो उनको जो योजना के बारे में जानकारी नहीं होता है, दूसरा मन में ऐसा उनका शंका होता है बैंक जाएंगे तो उनका काम हो नहीं पाएगा, ऋण नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल, तो मन में ये शंका है कि जानकारी के अभाव में कहीं नियमों में उलझकर ही न रह जाए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है हमारा ये कार्यक्रम है, इसमें आप कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको मिल सके। कॉलर हमारे पास जुड़ गए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका, बताएं अपना नाम। हेलो, क्या मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? जी मैडम। जी, अपना नाम बताएं और कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? मैं कोटपुतली राजस्थान से बोल रहा हूँ मैडम। जी, नाम बताएं। मेरा नाम चित्रमल है। जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल यह है मैडम जी कि किसानों को जब किसान क्रेडिट कार्ड बनता है उस टाइम में पैसा तो काट लिया जाता है, ठीक है, लेकिन उसका बीमा हुआ है या नहीं उसको पता नहीं लगता है। जी जी फसल का। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। महंत जी, इसका जवाब कृपया दे दें कि वही उनका सवाल है कि किसान क्रेडिट कार्ड तो बन गया, पैसे भी कट गए, लेकिन ये जानकारी नहीं होती उन्हें बीमा के बारे में। जब जैसे कि थोड़ी देर पहले राजीव जी बता रहे थे जी, जो बीमा कराने का जो डेट रहता है 31 जुलाई और 31 दिसंबर, एक ये हो सकता है अगर बैंक से वो जो प्रीमियम कट जाता है वो अगर बीमा कंपनी को भेजने में वो लेट होता है तब उस बीमा नहीं हो पाता है। अगर बीमा कंपनी को ठीक टाइम पर पैसा जाता है तभी बीमा जरूर बन जाता है। बैंक से आप इसका जानकारी ले सकते हैं, लेकिन जैसा कि दूसरा बीमा हम व्यक्तिगत स्तर पर करते हैं उसको हमारा कुछ पॉलिसी मिलता है, ऐसा यहाँ पॉलिसी का कोई प्रावधान नहीं है। तो आप बैंक से पता कर लीजिए तो ये बीमा हुआ या नहीं, तो जानकारी बैंक से ही मिल पाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इतनी अच्छी जानकारियां पहुंचाने के लिए। हमारे साथ आज कई किसान भी फोनलाइन के ज़रिए जुड़े हैं और मुझे उम्मीद है कि उनको इसका लाभ ज़रूर मिला होगा। जैसा कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद मेहमान बार बार ये दोहरा रहे हैं कि बहुत लाभकारी है उनके लिए। अगर वो ऋण लेते हैं तो कई सुविधाएँ उनको मिल जाती है, साथ ही साथ बीमा हो जाता है, बीमा जो कि उनके लिए एक तरह से सुरक्षा कवच का काम करता है। जब पूरी तरह से आपकी फसल बर्बाद हो गई हो और आपके हाथ खाली हो तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए आपके पास कम से कम 2 पैसे तो आ ही सकते हैं। हाँ, ठीक है कि इसमें कई खामियां हैं जिसे दूर करने की भी कोशिशें की जा रही है। जैसे हमारे मेहमान ने यहाँ पर विस्तार से समझाया कि किस तरह से सरकार इन खामियों को दूर करने की कोशिश कर रही है और बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है इन योजनाओं को, ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। इसी तरह से इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आपके मन में उठ रहे सवालों के जवाब आप पा सकते हैं हमारे साथ मौजूद मेहमानों से। आपको हम बता दें कि अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया है या फिर कोई शिकायत है या कोई सुझाव आप हमें देना चाहते हैं तो आप हमें लिख भी सकते हैं। आपको हम अपना पता बता दें। हमारा पता है किसान कार्यक्रम निर्माण केंद्र, CPC दूरदर्शन, दूसरा तल, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। एक बार फिर से मैं आपको पता दोहरा दूं। आप मुझे उम्मीद है कि कागज़ कलम लेकर आप बैठे होंगे और आप इस पते को नोट कर रहे होंगे। हमारा पता है हेलो किसान, किसान कार्यक्रम निर्माण केंद्र, CPC दूरदर्शन, दूसरा तल, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो आप हमें चिट्ठी तो लिख ही सकते हैं, इसके साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। जी, अपना ईमेल आईडी हम आपको बता दें। हमें आप ईमेल कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com पर।
एक बार फिर से दोहरा दूं, हेलो किसान 2015@gmail.com पर। इसके साथ ही टोल फ्री नंबर लगातार इस कार्यक्रम के दौरान हमने आपको बताया है, एक बार फिर से बता दूं, 1800-11-3060 इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अब कोई भी सवाल जो खेती किसानी से जुड़े हों, जिस विषय को हम अपने कार्यक्रम में उठा रहे हों, उससे जुड़े सवाल आप पूछ सकते हैं। इसी तरह हमारे साथ जुड़ते रहिए और अपने सवालों के जवाब पाते रहिए हेलो किसान से। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।